नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी की बुनियाद है। भारतीय कृषि। ये सिर्फ खेती नहीं है, ये परंपरा और टेक्नोलॉजी का एक अनोखा संगम है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। Learn with Silvaria, your daily dose of knowledge. चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं असम के एक छोटे से गांव से, जहां रिंझा नाम की एक लड़की रहती है। वो अपने परिवार के साथ मिलकर खेती के लिए जमीन का एक टुकड़ा साफ करने में जुटी है और देखिए, पास के झरने से बांस की नहर बनाकर खेतों तक पानी पहुंचा रही है। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि भारतीय कृषि की जड़ें कितनी गहरी हैं। परिवार, मेहनत और प्रकृति सब एक साथ। लेकिन रिंझा का परिवार अकेला नहीं है। सोचिए जरा, भारत की 2/3 आबादी, जी हाँ 2/3, सीधे तौर पर खेती बाड़ी के कामों में लगी हुई है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि कृषि भारत में सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। तो इसी बात पर आता है हमारा पहला हिस्सा, राष्ट्र की रीढ़। देखिए, कृषि हमारे लिए सिर्फ अनाज ही नहीं उगाती, बल्कि यही वो सेक्टर है जो चाय, कॉफी और मसालों का एक्सपोर्ट करता है, और हमारी इंडस्ट्रीज को कच्चा माल भी तो यहीं से मिलता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और खेती के उन पारंपरिक तरीकों को समझते हैं जो सदियों से हमारे देश में चले आ रहे हैं। ये है हमारा दूसरा खंड, जीविका के लिए खेती। यहाँ मकसद बाजार में कुछ बेचना नहीं, बल्कि बस इतना उगाना है जिससे परिवार का गुजारा चल सके। इसमें सबसे पुराना तरीका है आदिम निर्वाहक कृषि। अरे, ये तो वही तरीका है जो रिंझा और उसका परिवार इस्तेमाल कर रहा था। इसे स्लैश एंड बर्न या झूम खेती भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जमीन के छोटे से टुकड़े को साफ किया, कुदाल और दाव जैसे बिल्कुल साधारण औजारों से परिवार के लोग मिलकर खेती करते हैं। सब कुछ मॉनसून और मिट्टी की कुदरती ताकत पर ही निर्भर होता है। अब दूसरा तरीका है गहन निर्वाह कृषि। ये उन जगहों पर होती है जहां आबादी बहुत ज्यादा है और जमीन कम। होता यह है कि विरासत के कानून की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बंटकर छोटी होती जाती है। तो उस छोटी सी जमीन से ज्यादा फसल निकालने के लिए बहुत मेहनत लगती है और साथ ही केमिकल इनपुट और सिंचाई का भी खूब इस्तेमाल होता है। तो अब तक हमने देखा कि पेट भरने के लिए खेती कैसे होती है, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हमारा तीसरा खंड है बाजार के लिए खेती। यहाँ खेती का मकसद परिवार का पेट पालने से कई आगे बढ़कर मुनाफा कमाना और व्यापार करना हो जाता है। इसे कहते हैं वाणिज्य खेती या कमर्शियल फार्मिंग। इसकी पहचान ही है मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल, मतलब ज्यादा पैदावार वाले बीज, जिन्हें HYV सीड्स कहते हैं, केमिकल खाद, कीटनाशक, इन सब का जमकर इस्तेमाल होता है ताकि पैदावार बढ़े और उसे बाजार में बेचा जा सके। अच्छा, इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। दोनों तरह की खेती में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखेगा। एक का लक्ष्य है परिवार चलाना, तो दूसरे का लक्ष्य है पैसा कमाना। एक में पुराने औजार तो दूसरे में नई तकनीक। और चावल का उदाहरण तो एकदम परफेक्ट है। जहां उड़ीसा में ये एक गुजारे के लिए उगाया जाता है, वहीं पंजाब और हरियाणा में ये एक बड़ी कमर्शियल फसल है। एक ही फसल, लेकिन मकसद एकदम अलग। कमर्शियल फार्मिंग का ही एक बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड रूप है वृक्षारोपण या प्लांटेशन। इसमें होता यह है कि एक बहुत बहुत बड़े इलाके में सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाई जाती है। ये खेती और इंडस्ट्री के बीच का एक सीधा पुल है। और भारत में इसकी कोई कमी नहीं है। असम और उत्तरी बंगाल के चाय के बागान, कर्नाटक की कॉफी, इनके अलावा रबर, गन्ना, केला, ये सब बड़े बड़े प्लांटेशंस में उगाए जाते हैं। और इन सब का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ बाजार के लिए होता है। तो हमने खेती के तरीके तो समझ लिए। अब जरा ये देखते हैं कि भारत की जमीन पर आखिर उगता क्या क्या है। हमारा चौथा खंड है एक राष्ट्र की विविध फसल। चलिए भारत के अलग अलग फसल मौसमों और मुख्य उपजों की कहानी जानते हैं। भारत में खेती का कैलेंडर 3 मुख्य मौसमों में बटा है। एक है रबी, जिसकी फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, जैसे गेहूं और चना। फिर आता है खारीफ, जो मॉनसून के साथ शुरू होता है। इसमें चावल, मक्का, कपास जैसी फसलें होती हैं। और इन दोनों के बीच गर्मियों में एक छोटा सा मौसम होता है जायद का, जिसमें तरबूज और खीरा जैसी फसलें लगाई जाती हैं। अब बात करते हैं भारत की कुछ सबसे जरूरी फसलों की, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है चावल का। भारत के ज्यादातर लोगों का ये मुख्य भोजन है। और आपको पता है, चीन के बाद भारत ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। जैसा कि हमने देखा, चावल एक खरीफ फसल है,
इसे उगने के लिए गर्मी चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान, साथ ही बहुत ज़्यादा नमी और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश। अब आप सोचेंगे कि पंजाब और हरियाणा में तो इतनी बारिश नहीं होती, तो वहाँ नहरों और ट्यूबवेल से सिंचाई करके इसकी ज़रूरत पूरी की जाती है। अच्छा, चावल के बाद अब नंबर आता है देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसल का, गेहूं। ये देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों का मुख्य भोजन है और ये एक रबी की फसल है। गेहूं की ज़रूरतें चावल से बिल्कुल अलग हैं। इसे उगने के लिए ठंडा मौसम चाहिए और पकते समय तेज खिली हुई धूप। बारिश भी 50 से 75 सेंटीमीटर ही काफ़ी है। इसके सबसे बड़े इलाके गंगा सतलुज के मैदान और दक्कन के पठार हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि भारत दुनिया की खेती में कितना बड़ा नाम है। 2020 के आंकड़ों को देखें तो हम चावल, चाय, कपास, गन्ना, फल और सब्जियां, इन सब के उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर थे। ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, अब हम अपने आखिरी खंड पर पहुंच गए हैं, खेतों में सुधार। हजारों साल पुरानी खेतीबाड़ी की प्रथाओं को समय के साथ बदलना तो जरूरी था ही। तो इस हिस्से में हम उन ऐतिहासिक और आज के दौर के प्रयासों को देखेंगे जिनसे भारतीय कृषि को बेहतर बनाया गया है। आज़ादी के ठीक बाद 50 के दशक में भूमि सुधार पर जोर दिया गया। फिर 60 और 70 के दशक में आई हरित क्रांति, जिसने तो उत्पादन में एक इनकलाब ही ला गया। 80 और 90 के दशक में फसल बीमा और ग्रामीण बैंकों जैसे कार्यक्रम शुरू हुए और आज के दौर में किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं किसानों को सीधी मदद पहुंचा रही हैं। आज के किसानों के पास कई तरह की मदद मौजूद है। ग्रामीण बैंक और किसान क्रेडिट कार्ड से आसानी से लोन मिल जाता है। फसल बीमा उन्हें सूखे, बाढ़ या बीमारी जैसे खतरों से बचाता है। सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करती है, उससे किसानों का शोषण रोकता है। और तो और रेडियो टीवी पर मौसम की खास जानकारी भी मिलती है। इन सरकारी सुधारों के बीच एक बहुत ही अनोखी कहानी है विनोबा भावे के भूदान ग्रामदान आंदोलन की। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। इसमें बड़े जमींदारों ने अपनी मर्जी से अपनी जमीन उन ग्रामीणों को दान कर दी जिनके पास कुछ नहीं था। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो पुराने जमाने के साधारण औजारों से लेकर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक भारतीय कृषि की कहानी एक अरब से ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए लगातार बदलते रहने की कहानी है। ये रिंझा के परिवार की मेहनत से लेकर हरित क्रांति की सफलता तक का एक बहुत लंबा और प्रेरणादायक सफर है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जिस तरह से मौसम बदल रहा है और आबादी का दबाव बढ़ रहा है, भारतीय कृषि में अगली बड़ी क्रांति क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा भविष्य तय करेगा और ये हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है।